नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए दूसरे चरण का मतदान भी शुक्रवार 26 अप्रैल को पूरा हो गया। नतीजा ढाक के 3 पार। इस बार भी तमाम कोशिशों के बावजूद मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी नहीं हो सकी। बढ़ोतरी की बात तो दूर, 2019 की तुलना करें तो मतदान प्रतिशत घटा है। अब इसे चाहे मौसम की तल्खी कहें या मतदाताओं की निराशा, लेकिन जो स्थिति बन रही है वो लोकतंत्र के हिसाब से अगर देखा जाए तो वास्तव में ये निराशाजनक है। चाहे कोई भी हो, दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके एक मतदाता के रूप में हम सभी को ये सोचना चाहिए और सोचना होगा कि हम कम से कम 5 साल में एक बार जो हमको विशेष अधिकार मिल रहा है उस अधिकार का प्रयोग जरूर करें। अन्यथा 5 साल तक किसी भी जनप्रतिनिधि को लेकर के हम कोई सवाल कतई नहीं खड़ा कर सकते हैं। लेकिन विचारणीय ये भी है कि क्या केवल गर्मी ही है कारण जिसके चलते मतदाता घरों से निकल नहीं रहे हैं? अगर हम बात उत्तर प्रदेश की ही करें तो उत्तर प्रदेश के 2 ऐसे संसदीय क्षेत्र हैं जहां पर आपको इस तल्खी, इस गर्मी, इस लू, हीट वेव के माहौल में भी मतदान प्रतिशत को लेकर के जो अंतर दिखाई दिया है वो कुछ कहानी अलग ही बता रहा है। अब हम अगर बात करें कि उत्तर प्रदेश की अमरोहा लोकसभा सीट जहां 64.58% मतदान हुआ है, हालांकि यहां भी मतदान प्रतिशत 2019 की तुलना में गिरा है। 2019 में यहां 71% मतदान हुआ था, लेकिन बावजूद इसके अगर हम पूरे उत्तर प्रदेश की जिन 8 सीटों पर कल मतदान हुआ था उन पर अगर निगाह डालें तो सबसे बेहतर स्थिति अमरोहा की है। ये वो अमरोहा है जहां से कांग्रेस प्रत्याशी दानिश अली, वही दानिश अली जिनको संसद के भीतर आतंकवादी तक कहा गया था और जिसने आतंकवादी कहा उसको दंडित करने की बजाय संबंधित पार्टी ने उसे चुनाव का प्रभारी बना दिया विधानसभा चुनाव में। वहां का ये हाल है। वहीं अगर हम सबसे कम मतदान की बात करें तो वो है मथुरा। वो मथुरा जिसे बीजेपी अपना गढ़ मानती है, जहां से ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी चुनाव मैदान में है। वहां 49.449% मतदान हुआ है। हालांकि यहां जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई है। 2019 की बात करें तो यहां पर 61.07% मतदान हुआ था, जबकि 2024 में 49.49, यानी कि 50% भी यहां का मतदान नहीं पहुंचा है। अगर हम यूपी की अन्य सीटों की बात करें तो मेरठ में 58.7% मतदान हुआ है, जबकि 2019 में 64.26% मतदान हुआ था। बागपत की बात करें तो 55.93% मतदान हुआ है 2019 में 64.64। गाजियाबाद की बात करें तो यहां भी 49.65% मतदान हुआ है, जबकि गाजियाबाद में 2019 में
55.86% मतदान हुआ था। गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो इस बार 53.21% का मतदान हुआ है, जबकि 2019 में 60.49% मतदान हुआ था। बुलंदशहर सुरक्षित की बात करें तो वहां 55.79% मतदान हुआ है, जबकि 2019 में 62.85% मतदान हुआ था। इसे क्या कहेंगे? अब आपको अन्य जगहों की बात बता दें तो इससे उलट त्रिपुरा, मणिपुर, असम, जम्मू में अच्छी खासी वोटिंग हुई है। त्रिपुरा में तो सबसे ज्यादा 79.59%, दक्षिण कर्नाटक में 68.38%, तो केरल में 66.71% मतदान हुआ। वहीं पश्चिम बंगाल में पहले चरण के 78.96% के मुकाबले दूसरे चरण में गिरावट जरूर आई है, बावजूद इसके 71.96% मतदान हुआ है। गिरावट हुई है लेकिन बहुत अंतर नहीं है, फिर भी बेहतर स्थिति है। अगर हम बात करें यूपी, ओवरऑल यूपी की, तो यहां पर 54.85% और बिहार में 56.93% मतदान हुआ है। हालांकि 2019 में यूपी में 62.30 और बिहार में 63.03% मतदान हुआ था। यूपी में 62.30 और बिहार में 63.03% मतदान हुआ था। मतदान प्रतिशत की अगर बात आप करें तो 2024 के प्रथम चरण में 19 अप्रैल को जो मतदान हुआ था उत्तर प्रदेश में, वो 60.25% था। अब की बार जो चुनाव डाला मतदान प्रतिशत रहा है वो 54.85%, यानी पहले चरण से भी इस बार दूसरे चरण में गिरावट आई है। निसंदेह आप कह सकते हैं कि पहले चरण की तुलना में दूसरे चरण के मतदान के दौरान गर्मी और तल्ख हुई है, लेकिन आपको याद हो अगर, तो अभी 2 दिन पहले ही मैंने एक रिपोर्ट आपके समक्ष रखी थी बीजेपी की, कि पहले चरण के मतदान के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर एक बैठक हुई, महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें बीजेपी के चुनावी राजनीति के मास्टर गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। और उस बैठक में सभी महासचिव थे, वरिष्ठ नेता थे। उसमें यह तय हुआ था कि काफी देर तक गहन मंथन हुआ था, देर रात तक बैठक हुई थी। उसके बाद सभी राज्य इकाइयों को सख्त निर्देश दिए गए थे, खासतौर पर पन्ना प्रमुख और बूथ कार्यकर्ताओं को लेकर के, कि इन्हें हर हाल में सक्रिय किया जाए। यहां तक कहा गया था कि अगर गर्मी के चलते इनके वोटर नहीं निकल रहे हैं तो धूप तल्ख होने के पहले ही इन सारे मतदाताओं को मतदान केंद्र तक पहुंचाया जाए और इनका मत वहां डलवाया जाए। लेकिन इस बार अभी कुछ नहीं हुआ। सबसे बड़ी चिंता की बात उत्तर प्रदेश को लेकर के है, जहां लगातार मत प्रतिशत गिर रहा है। और अगर हम बात करें विपक्ष की, तो उसे भी बहुत ज्यादा इससे प्रसन्न होने की बात नहीं है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो। इंडिया गठबंधन को अगर हम बात करते हैं तो यहां पर उनके लिए भी बहुत उत्साहित होने वाला माहौल नहीं है। बावजूद इसके एक चीज साफ हो रही है कि बीजेपी की तरफ से उनके स्टार प्रचारक द्वारा जो मतों के ध्रुवीकरण का प्रयास किया जा रहा है, मंगलसूत्र से लेकर के इंदिरा गांधी से लेकर के राजीव गांधी और मनमोहन सिंह के कार्यकाल के जो
उदाहरण पेश किए जा रहे हैं, कुछ जो बातें पेश की जा रही है, जो वीडियो ले आकर के सामने रखा जा रहा है और लगातार एक पक्ष को, एक समुदाय को लक्ष्य किया जा रहा है, वो कहीं न कहीं से जनता को निराश कर रहा है। वो ध्रुवीकरण, जो एक रणनीति के तहत ध्रुवीकरण का प्रयास किया जा रहा है, वो ऐसा देखने में लग रहा है कि उसका उल्टा हो रहा है। अगर ऐसा है तो ये विचारणीय है, चिंतनीय है बीजेपी के लिए, क्योंकि वो बीजेपी जिसने 2019 में 50% मत हासिल किए थे, उसमें अगर गिरावट आती है तो उसकी निश्चिंता का विषय ही नहीं होगा, बल्कि परिणाम पर भी इसका असर पड़ेगा। और अगर परिणाम पर इसका असर पड़ता है तो 400 पार का नारा धरा का धरा रह जाएगा। क्योंकि जिस तरह से इस देश में इस चुनाव में को लेकर के जो एनडीए बनाम इंडिया के बीच जो संघर्ष देखने को मिल रहा है, वहां एक बात तो साफ हो चुकी है कि एनडीए के स्टार प्रचारक लगातार जिस अंदाज में, जिस तेवर के साथ एक समुदाय को लक्ष्य करके अपने संबोधन दे रहे हैं, उसके ठीक उलट अगर इंडिया की बात करें तो वहां चाहे राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, प्रियंका गांधी हो, तेजस्वी यादव हो, कोई भी हो, उन्होंने कभी भी अभी तक अपनी मर्यादा नहीं तोड़ी है। वो जनता की बात कर रहे हैं, जनता की भागीदारी की बात कर रहे हैं, वो बच्चों युवाओं को नौकरी की बात कर रहे हैं, नौकरी की गारंटी दे रहे हैं, महिलाओं के खाते में 1 लाख रुपए सालाना देने की बात कर रहे हैं। वो आशा और एएनएम जो महिलाएं हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनके दरमाहे में वृद्धि करने की बात कर रहे हैं। वो मनरेगा मजदूरों के दरमाहे में वृद्धि की बात कर रहे हैं। समाज के में जो विसंगतियां हैं, जो ऊंच नीच की खाई है जातिगत, उसको दूर करने की बात कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ साथ साथ एक चीज समझ से बाहर होती चली जा रही है कि आपने अगर सत्तारूढ़ पार्टी ने कोई घोषणा पत्र तैयार किया है, अगर 10 साल तक सत्ता में रहने वाली पार्टी ने बहुत सारे काम किए हैं, बहुत अच्छे काम किए हैं, हर क्षेत्र में कुछ अच्छे काम किए हैं, उन कामों को लेकर के, अपने घोषणा पत्र को लेकर के वो चुनाव मैदान में क्यों नहीं जा रही है, ये न केवल मैं बल्कि जितने भी राजनीतिक विश्लेषक हैं, मीडिया से जुड़े लोग हैं, उनके लिए ये आश्चर्य की बात जरूर है। ये पहला चुनाव हो रहा है जिसमें इस तरह से बांटने की बात सामने आ रही है। और ये जो बांटने का मामला है, इसे जनता स्वीकार नहीं कर पा रही है। वो चाहे सत्ता पक्ष के लाभान्वित मतदाता हो, लाभार्थी हो, या उनके परंपरागत वोटर हो, वो इसे स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, उसे आसानी से नहीं बचा पा रहे हैं। अब तो आपको बताएं कि कल बीजेपी के एक फायर ब्रांड नेता और पूर्व राज्यसभा सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी जी बनारस और मिर्जापुर में थे, एक शादी समारोह में भाग लेने के लिए आए थे। उन्होंने भी मीडिया से बातचीत में बीजेपी के 400 पार के नारे को बकवास करार दिया है
उन्होंने कहा कि अगर बात करनी है चुनाव के दौरान तो बहुमत की बात करनी चाहिए, 400 पार का नारा बकवास है। अब हम आपको अगर यूपी के कुछ लोकसभा क्षेत्रों की बात आप तक बतावें, उसकी जो समीक्षा हुई है, की गई है। बात अगर मेरठ हापुड़ की करें तो मुस्लिम बहुल इलाकों में शाम तक प्रायः कल सन्नाटा रहा, लेकिन अंतिम क्षणों में मुस्लिम मतदाता झूम कर निकले और सारे समीकरण को उलझा दिया है। हालांकि दिन में बीजेपी खेलने में काफी उत्साह नजर आया, जब अल्पसंख्यक अपने घरों में सीमित रहे। यही मेरठ, ये भी बता दूं आपको कि ये मेरठ से रील वाले राम यानी कि अरुण गोविल मैदान में है बीजेपी की टिकट से। ये वही अरुण गोविल जिन्होंने संविधान बदलने की वकालत भी की है हाल ही के दिनों में। उधर अगर सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, कैराना, नगीना की बात करें तो वहां क्षत्रिय मतदाताओं का विरोध हो या किसानों की राजनीति हो, गुणा गणित का जोर अभी भी जारी है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी को 2019 दोहराना आसान नहीं लग रहा है। वहीं यूपी में दो युवा साथियों का करिश्मा अब सिर चढ़कर बोलता हुआ दिखाई दे रहा है। उधर दादा को भारत रत्न मिलने के बाद पौत्र जयंत चौधरी के एनडीए में शरणागत होने का कितना फायदा एनडीए को मिलता है, ये भी देखने की बात होगी। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इस बार रालोद का अस्तित्व ही कहीं न मिट जाए। इसे लेकर के भी चर्चाओं का बाजार गर्म है। वहीं अगर हम बात करें छपरौली जैसे विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की कतार कहीं नहीं दिखी। कमोबेश यही हालत बलौद, बागपत में भी नजर आया। बुलंदशहर संसदीय क्षेत्र का भी यही हाल रहा है। अगर इस तरह की स्थिति पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रही है तो ये बीजेपी के लिए, बीजेपी के रणनीतिकारों के लिए एक फिर से चिंतन करने का दौर है। अभी 5 चरण के मतदान बाकी हैं, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि अगर ये ट्रेंड लगातार बना रहा तो 400 पार तो बहुत दूर की बात है, 250 तक पहुंच जाए तो वो बड़ी बात होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, इस उम्मीद के साथ कि आप वीडियो देखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करेंगे। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।